वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण बर्डी के यादव। मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 25 प्रश्नों का संग्रह है और वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एमटीएस के पूछे गए प्रश्न हैं। मैं चाहूंगा कि तमाम बच्चे सिंसियर होकर, है ना, पूरी एकाग्रचित होकर आप इन 25 प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या तरीका होना चाहिए यूट्यूब पर क्लास करने का, तो मैं आपको ये बता दूं, कई बार मैंने बताया है, मैं फिर बताना चाहूंगा। बच्चों, जैसे ही आपकी स्क्रीन पर कोई भी प्रश्न नजर आ जाए, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और उसको समझिए और फिर अपने से आप बेस्ट प्रयास करिए बनाने का। और जब लगे कि ये सवाल हमसे नहीं बने, तब आप निश्चित रूप से आप वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए, है ना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन का कलेक्शन हुआ है। ये रहा बच्चों पहला प्रश्न, और देखिए ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कहता है यदि किसी घन का आयतन 375√3 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। और बच्चे इसके सॉल्यूशन को जरा हम लोग देखें। घन का आयतन दिया है बच्चों, हम जानते होंगे कि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और आयतन किसके बराबर है, तो 375√3 के बराबर। ओके बच्चों, यहां से मैं यदि आपको कहूं कि बच्चों भुजा निकालो, तो a का मान, जैसे स्क्वायर आता है ना, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इसका रूट हो जाता है, ठीक उसी तरह जब क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाता है। यानी इस पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब रूट। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, यानी 375√3 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। अब आप जानते हैं कि जब स्क्वायर होता है तो अंदर में दो सेम चीज हो तो उससे एक चीज बाहर हो जाएगा। ठीक उसी तरह बच्चों, जब यहाँ पे 3 लगा हो तो अंदर में 3 सेम चीज से एक चीज बाहर हो जाएगा। तो कोशिश यही करिए कि अंदर में 3 एक जैसा चीज देखने की कोशिश करिए कि क्या 3 संख्या एक जैसा दिख पा रहा है। बच्चों, यदि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो आप देखो 375 को ये किससे कटेगा, तो आप कहेंगे कि 5 से कटता हुआ दिख रहा है। 5 से कटेगा, चलो 5 से कटा के देखो तो 5 से कितने बार में, 5 7 35, 2 और 5 25 हो जाए। ओके बच्चों, √3। फिर जरा ध्यान दो, ये 5 है और ये भी तो 5 से कटेगा, यानी इसे भी आप ब्रेक कर सकते हो। तो कितने बार में कटेगा, 5 से कितने बार में, 15। और इसको यदि हम लिखना चाहें बच्चों 75 को, तो पूरी तरह से ब्रेक कर लेते हैं 75 को। तो 25 25 25 दिया, कितना हो जाएगा 75, और इधर हो गया √3। अब जरा देखो बच्चों, a का मान आपको कैसे बड़ा आसानी से यहां दिख रहा है। थोड़ा सा करनी का टेस्ट भी लिया है ये प्रश्न, और कई बच्चे भुजा निकालने में उलझ जाएंगे, ये मुझे पता है। और यकीन ना हो तो आप पहले खुद से पता करने की कोशिश करिए, फिर आपको एहसास हो जाएगा, है ना। तो चलो बच्चे a निकालते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये 5 3 बार है, तो 3 5 से 5 बाहर हो जाएगा। आपको यहां फिर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां सब क्या चीज बाहर होगा। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा सोचो, ये 3 को आप √3 गुना √3 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हो, √3 गुना √3। तो क्या यहां पर, यहां हमें 2 √3 और 1 √3 यहां दिख रहा है, तो 3 √3 तो दिख रहा है अंदर में, तो 3 √3 से 1 √3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी हमें भुजा की लंबाई पता चल गया 5√3। आपसे पूछा था विकर्ण की लंबाई बताइए, तो घन का विकर्ण का लंबाई होता है बच्चे √3 गुना भुजा, और भुजा हम लोग मालूम कर चुके हैं 5√3। √3 गुना √3 दैट इज 3, और 5 दिया 15, यानी आंसर कौन सा होना चाहिए, बी फॉर बिहार। और ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, क्या कह रहा है
किसी संख्या के 40% और समान संख्या के 33% का औसत 73 है, उस संख्या के 1/5 और 1/4 का औसत ज्ञात करें। बच्चों ये एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। आप इस सवाल को पहले खुद से अटेम्प्ट लीजिए, ना बने फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। 40% और 33% का औसत दिया है। औसत समझते हैं कि दो संख्याओं का औसत यदि x है तो दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, x गुना 2। जितनी संख्या का औसत दिया है उसका योगफल पता करना हो तो क्या करते हैं बच्चों, 2 से गुना कर देंगे। जितना संख्या का औसत उतना से गुना। तो 40% और 33% का औसत है 73। तो बच्चों 40% और 33% जब मिलेगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे 73% के बराबर हो जाएगा। यानी 73% यानी इस दोनों का औसत है 73, तो कुल योगफल कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहोगे 73 गुना 2, राइट। तो 73% का वैल्यू हमें पता चल गया 73 इंटू 2। आपसे पूछ रहा है उसी संख्या का 1/5 और 1/4 का औसत ज्ञात करें। बेहतर होगा जिसका औसत पूछ रहा है, जिन संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, यदि उस सभी का योगफल पता चल जाए तो योगफल में संख्या से भाग लगने से औसत मिल जाता है। यहाँ प्रतिशत में है और यहाँ भिन्न में दिया है, क्यों ना हम इसे भिन्न में पता कर लें, तो बड़ा आसानी से जवाब मिल जाएगा इस दोनों का योगफल। 1/5 कितने परसेंट के बराबर है बच्चे, तो आप कहोगे 20% के बराबर है। और 1/4 किसके बराबर है, तो 25% के बराबर है। तो 20 और 25 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों, 45% हो जाएगा। कितना, 45%। तो 45% का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब इस दोनों का योग पता चल जाएगा हमें। 73 से 73 कट जाएगा, यानी 1% का वैल्यू 2, तो 45% का वैल्यू कितना, 90। यानी हमें जिसका औसत पूछ रहा था उसका योगफल पता चल गया, और औसत निकालने के लिए जितना संख्या था उससे डिवाइड कर देंगे। 2 ही नंबर था, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, 45। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। स्टार्ट। और बच्चे इन प्रश्नों को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3। जरा मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं और आप तमाम बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार देखिए, पढ़िए और समझिए और अपने से बनाने की कोशिश भी करिए। बहुत सरल सवाल है बच्चों, आप यदि इसको समझ जाएंगे तो शायद 5 सेकंड का वक्त लेने आप आंसर दे देंगे। उम्मीद करते हैं आप पढ़ लिया। चलो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक साल 2016-2017 में कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या और एक साल 2016-2017 में कॉलेज बी द्वारा प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या का अनुपात बताएं। आइए 2016 और 2017 ए द्वारा देखते हैं टोटल कितने आवेदन प्राप्त हुए। ए ये आप देख रहे हैं डार्क वाला है, और बी कौन सा है बच्चे, जो थोड़ा सा डार्क नहीं है ना। तो पहले ए में 2016-2017 में ए कॉलेज ए में कितने आवेदन मिले, जरा उसे देखा जाए तो देखो यहाँ 180 मिला और 2017 में कितना 200। तो 180 और 200 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 380। ठीक उसी तरह कॉलेज बी में देखा जाए तो 16 और 17 में कुल कितने आवेदन मिले, तो 220 प्लस 180 दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा कितने बच्चे, 400, राइट। और इसी दोनों का आपसे रेशियो पूछ रहा है। 0 से 0 घटा दीजिए, 2 से 19 बार में और 2 से 20 बार में 19:20, यानी आंसर कौन सा, ए। स्टार्ट। ये रहा बच्चों चौथा प्रश्न, और इन्हें आप जरूर खुद से बनाइए। मैं चाहूंगा कि आप जरूर हर सवाल को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद का मेरे सॉल्यूशन को विजिट करिए। देखो बच्चे, हाँ ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। बॉडमास रूल का पालन करते हुए हमें सॉल्व करना होता है, आप सभी को मालूम है। सबसे पहले देखा जाए बच्चे, यहां से यहां मजली ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी पहले मैं चाहूंगा कि यहां से यहां को सॉल्व किया जाए। उससे भी पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए, आपको मालूम है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले किसकी क्रिया करना है आपको, का, है ना। तो 4 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 भागा 8 यानी 4/8, कितना हो गया ये 4/8। ओके, यहां जाओ बच्चे, तो 8 गुना 4 कितना 32, 8 भागा 32 यानी 8/32,
8 बटे कितना 32, और इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, बीच में प्लस। राइट बच्चों, ये हमने यहां से लेके यहां तक को सॉल्व कर लिया। 8 चौके 32, 4 दूनी 8, यानी 1 बटे 4 और 1 बटे 2 को जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ कितना 1 + 2 यानी 3 बटे 4 हमें मिल रहा है। राइट, अब आइए यहाँ बाहर में 21 दिख रहा है, गुणा, और 9 में से 4 में कितना बचे 5, और भागा, यहां से यहां तक का वैल्यू हमें मिल चुका है 3 बटे 4, है ना। तो बीच में भागा है और भागा 3 बटे 4, तो जब गुना लगा देंगे तो ये उलट जाएगा, है ना, उलट के गुना हो जाएगा, मतलब ये कितना बन जाएगा 4 बटे 3। बस इसे सॉल्व कर लिया जाए। 3 सते 21, 5 चौके 20, 20 सते 140। उम्मीद करते हैं बच्चे आप समझ में स्टार्ट। और बच्चे ये रहा आपका 5वां प्रश्न। ये 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, दो श्रमिक ए और बी किसी कार्य को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अकेले ए को इस कार्य को पूरा करने में, एक साथ ए और बी को कार्य पूरा करने में लगने वाले समय से 14 घंटे अधिक लगते हैं। अकेले बी को इस कार्य को पूरा करने में, एक साथ ए और बी को कार्य पूरा करने में लगने वाले समय से 3.2 घंटे अधिक लगते हैं। उन दोनों के द्वारा एक साथ कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, आप जरूर इसे पहले अटेम्प्ट लीजिए खुद से, उसके बाद आप एक सॉल्यूशन को विजिट करें। बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सवाल को निश्चित रूप से आप सभी को विकल्प से बनाना चाहिए, ऑप्शन से बनाना चाहिए। आइए, क्योंकि यदि आप थोड़ा सा x वगैरह मान के चलेंगे तो नो डाउट बनेगा वहां से भी, लेकिन थोड़ा सा लेंथी जाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फास्ट अपने कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करते हुए ऑप्शन को चेक करें। चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन ई चेक करते हैं, देखते हैं सही है। लास्ट में बच्चों आपसे पूछा है कि एक साथ कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय क्या, उन दोनों के द्वारा, किसके द्वारा, दोनों के द्वारा, यानी ए और बी दोनों के द्वारा कितना समय लगेगा जब दोनों एक साथ करेगा, और ये विकल्प भी उसी का दिया हुआ है। आइए आप बताओ बच्चे, यदि मैं दिए गए डाटा को सेटिस्फाई कर दूं तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। यदि ए लेके चलूं और इस डाटा से मेरे प्रश्न में दिए गए सारा डाटा संतुष्ट हो जाए तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। आइए देखते हैं, यदि दोनों के द्वारा टोटल 7 घंटा लगा तो ए के बारे में क्या कह रहा है, ए के बारे में कह रहा है कि दोनों को जितना समय लगता है उससे कितना ज्यादा, उससे 14 घंटा ज्यादा किसको लगता है, ए को लगता है ना बच्चों। ए को इस कार्य को पूरा करने में ए और बी दोनों के द्वारा लगे समय से 14 घंटे ज्यादा। यदि दोनों को 7 घंटा लगा तो 7 से 14 ज्यादा, यानी ए को कितना लगना होगा, 21 घंटा। फिर बी के बारे में जरा देखिए क्या करें, कहा बी को दोनों को जितना समय लगता था उससे 7/2 घंटा ज्यादा, उससे 7/2 घंटा ज्यादा, यानी 7 में आप जोड़ दीजिए, 7 में जोड़ दीजिए कितना 7/2, ये मिल जाएगा 7 दूनी 14, 7 21/2, यानी ए 21 घंटे में करता है और बी 21/2 घंटे में करता है। तो निश्चित रूप से दोनों मिलकर जब कार्य करेगा तो देखते हैं क्या हमारा डाटा 7 आता है या नहीं। तो जरा चेक करो बच्चों, 21 गुणा ये 21/2, क्योंकि ये मानते हुए कि दोनों को 7 घंटा लगा। हम देखते हैं कि इससे दिया गया डाटा सेटिस्फाई हो पाता है। यदि आप बताओ दोनों 7 घंटा यदि ले रहा है तो ए के बारे में कहा कि ए को कितना घंटा लग रहा है, तो कहा ए को 14 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी 7 + 14 21 हो गया। बी को कितना लग रहा है, तो बी को 7/2 ज्यादा लग रहा है, तो 7 में 7/2 जोड़ दिए इतना। अब यदि ए का इंडिविजुअल टाइम और बी का इंडिविजुअल टाइम पता चल गया तो मैं यहां से चेक करना चाहूंगा कि क्या जब दोनों मिलकर काम कर रहा था तो क्या सच में 7 घंटा लग रहा था, जरा देखा जाए। तो ए 21 घंटे में, बी इतना देर में, तो दोनों मिलके कितना देर में बच्चों, आपको फार्मूला याद होगा x गुना y बटे x प्लस y। 21 गुना 21/2 डिवाइडेड बाय, इस दोनों को जोड़ेंगे
तो जोड़िएगा 21 दूनी 42 और 42 और 21 मिलके कितना हो जाएगा बच्चे 63/2। 2 से 2 कट जाएगा, 21 तिया 63 और 3 सते 21, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन ए पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। यानी जब दोनों मिलके मैंने यहां देखा तो 7 घंटा ही आ रहा है, इसका मतलब वो डाटा बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका है। उम्मीद है बच्चे आप इस सवाल को समझ गए। और बच्चे छठा नंबर प्रश्न को देखा जाए, क्या कहता है, एक अकेले किसी कार्य को 4800 रुपये में 16 दिन में कर सकता है, लेकिन किसी सहायक को कार्य में शामिल करने से यह काम 12 दिन में पूरा हो जाता है। सहायक को प्राप्त होने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को जरा समझिए और कोशिश करिए खुद से बनाने का। आइए देखते हैं सवाल क्या कहा कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और वो किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 16 दिन में करता है, और 16 दिन का उसको मजदूरी कितना मिलता है, 4800 रुपये। फिर एक डाटा कहा कि वो किसी एक दूसरे व्यक्ति की सहायता लेता है। समझ जाइए कि वो बी नाम का व्यक्ति है और बी की सहायता जब लेता है तो कहता है काम 12 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो बताइए बी को कितना रुपया मिलना चाहिए यदि काम 12 दिन में ही समाप्त हो गया। तो देखो बच्चे, यदि वो किसी का सहायता लिया, बी की जब सहायता लिया, समझ जाइए तो काम 12 दिन में ही फिनिश हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए नाम का व्यक्ति जो शुरू में काम कर रहा था वो 4 दिन में जितना काम किया होगा उसी काम को बी यानी उसका सहायक 12 दिन में कर लिया, क्योंकि शुरू से अंत तक जब साथ रहा तो कहा 12 दिन में फिनिश हो गया। इसका मतलब 4 दिन में ए जितना काम करता उसी काम को उसका सहायक 12 दिन में कर दिया, राइट। तो 12 दिन में वो जितना काम किया वो काम किसके बराबर होगा? ए के द्वारा 4 दिन में किए गए काम का। तो ए का 4 दिन का जो वर्क होगा, 4 दिन का जो पैसा होगा, वही पैसा वो किसको दे देगा? सहायक को दे देगा, बी को दे देगा। तो वेरी सिंपल, 16 दिन में उसकी मजदूरी कितना बन रहा है? 4800। तो बताओ 4 दिन की मजदूरी कितना होना चाहिए? तो 16 का 1/4 है, 1/4 यानी 4 से भाग लगा दीजिए तो 1200, यानी उस सहायक का हिस्सा कितना जाना चाहिए? 1200। दैट इज वेरी सिंपल। और बच्चे ये रहा आपका 7वां प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, समझिए एंड ट्राई योर बेस्ट। अपने से कोशिश करिए बनाने का। यदि 18% छूट और 10.5% छूट पर बेची जाने वाली वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 192 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे बच्चों, प्रतिशत में अंतर कितना जरा देखा जाए तो प्रतिशत में अंतर दिख रहा है 7.5 का, और रुपया में अंतर कितने का हो गया? 192 का। अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 100% का वैल्यू बता दीजिए। दैट इज 192 गुना 100 एंड डिवाइडेड बाय 7.5। ये पॉइंट हटेगा बच्चों, ऊपर एक जीरो और चला जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 40 बार 3 से कटाइए, 3 छाक 18, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 छके 24 और 25, 2560, यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। वेरी इजी। ये रहा बच्चों 8वां प्रश्न। और इन प्रश्नों को देखा जाए, ये रेशियो का सवाल दिख रहा है। 3 संख्याओं का अनुपात 1/4, अनुपात 1/5, अनुपात 1/3 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 800 रुपये है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। और बच्चे सबसे पहले ये भिन्न में रेशियो दिया हुआ है, कोशिश करें इसे सिंपलीफाई करके भिन्न हटा दें, यानी सरल कर लीजिए थोड़ा सा। क्या तरीका है बच्चों? तो एलसीएम लीजिए, 4 5 नहीं, एलसीएम कितना? 60 से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15, वो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। ओके बच्चों, कहता है बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर है 800। कितना है बच्चों अंतर? 800। बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, यही तो है। ये हुआ सबसे बड़ी, ये हुआ सबसे छोटी। रेशियो में दोनों के बीच अंतर कितना? 8, और संख्या में अंतर कितना? 800। तो एक का मान कितना आ रहा है बच्चों? 800 आ रहा है। कहता है तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो रेशियो में पहले योगफल पता कर लीजिए। 15 12 कितना? 27, 27 और 20 मिलके कितना? 47। तो एक का मान 100, तो 47 का मान 4700। ऑप्शन कौन सा बच्चों? डी। ओके, और बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, ये क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल 60 है
और उनका गुणनफल 875 है। संख्याओं का HCF याद करिए। पहले बच्चों देखो, दो संख्याओं का योगफल, एक संख्या यदि आप x मानते हो, दूसरी संख्या y मानते हैं, तो दोनों का योगफल कितना दे रखा है 60, और इसी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना बता रहा है 875। मैं चाहूंगा कि सवाल को जरा सा आप इस तरीके से बनाओ कि वो दो नंबर आप एस्टिमेट कर लीजिए, कोशिश करिए, तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। आप ये इमेजिन करो कि किस दो नंबर को जोड़ने से 60 और किस दो नंबर को गुना किया जाए तो 875। तो कोशिश करो बच्चे, गुणनफल से नंबर पता किया जाए। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तोड़िए जिससे आपको क्लू मिल जाएगा कि कौन सा वो दो नंबर है जिसको जोड़ दिया जाए तो 60 और गुना किया जाए तो ये तो 875 मिलना ही मिलना है। 5 से जरा घटाओ तो बच्चे 5 का ही 5, 5 सते 35 और 25 25, फिर 5 से घटाइएगा, 5 दिया 15, 2 और 25 25। इतना सा से ही जरा देखो तो बच्चों, एक नंबर ले लिया जाए 25 25 और दूसरा नंबर ले लिया जाए 35, तो 25 और 35 मिलके कितना हो जाएगा 60। गुणनफल तो 875 होना ही, यानी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लगाए तो हमारा एस्टिमेट हो गया एक नंबर 25 और दूसरा नंबर 35। इस दोनों का HCF पूछा है। इस दोनों का क्या पूछ रहे हैं HCF। आप ही बताओ, HCF यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, दैट इज 5। आंसर कौन सा 5। स्टार्ट। बच्चों ये रहा आपका 10वां प्रश्न। कहता है किसी शंकु और अर्धगोले में प्रतीक की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इन दोनों के आयतन भी बराबर है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सवाल बोलो अच्छा ही है, जरूर बढ़ाइए आप लोग पहले खुद से, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिए। क्या कहा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। रेडियस ऑलरेडी पता है, यानी l, त्रियक ऊंचाई नहीं पता है ना, यानी त्रियक ऊंचाई आपको मालूम करना चाहिए बच्चों। तो आइए, r पता ही है, त्रियक ऊंचाई भी यदि r में पता हो जाए तो शायद काम बन जाएगा। देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान देना। सबसे पहले तो यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन को पहले देखा जाए। कहता है एक शंकु और अर्धगोला दोनों का आयतन क्या है बराबर है। अब जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³। π/3 कैंसिल, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पे मिल गया h का मान कितना मिल रहा है बच्चों 2r, राइट। अब जरा आप शंकु को विजिट करिए, ये शंकु है आपका, ये उसकी हाइट, ये आपका तिरछी ऊंचाई है l। रेडियस r मान चुके हैं हम लोग, रेडियस हम लोगों ने क्या माना है r, तो ये ऊंचाई भी हमें क्या मिल गया 2r, राइट। तो क्या ये त्रियक ऊंचाई नहीं पता चल रहा है, यस। इस ट्रायंगल में आप देखिए तो ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये उसका क्या है कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4r² और ये कितना r² यानी 5r², 5r², यानी ये किसके बराबर हो रहा है हमें √5 गुना r। हमें त्रियक ऊंचाई r के टर्म में पता चल गया। तो आइए, हमसे पूछा था शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। पाई का मान बैठा दीजिए 22/7 पाई r कितना हमारा r 14, r कितना 14 पाई r/l, और l कितना है √5 गुना r, तो √5 गुना r का वैल्यू बैठेगी 14। इसे सॉल्व कर लो बच्चे, 7 दूनी 14 है ना, और ये कितना 44 गुना 14 यदि कर लिया जाए, 44 गुना मैं 14 कर लेता हूँ, तो 14 चौकी 56 बाकी 5, और 56 और 5 कितना 61, यानी 616√5। आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों सी। उम्मीद करता हूँ समझ में होगा। बच्चों ये रहा आपका 11वां प्रश्न। देखा जाए 11वां प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 34 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन आप जानते हैं क्या होता है 1/3 πr²h। रेडियस आपको दिख ही रहा है, व्यास दे दिया तो रेडियस तो पता ही है, यानी आपको हाइट पता करना है। आइए हाइट पता करते हैं।
शंकु ऐसा रहता है बच्चों, ऐसा दिखता है, आपको मालूम होगा। यहां व्यास हमें कितना बता रहा है 32, यानी त्रिज्या कितना 16। और देखो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितना बता रहा है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई बता रहा है कितना है तो 34 सेंटीमीटर। ये कितना 34। मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज की कुछ फेमस भुजाएं होती है। यदि आप उन भुजाओं को याद रखेंगे तो कई सवाल बनाने में आपको बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। राइट बच्चों, आइए ये देखा जाए, इस त्रिभुज की बात किया जाए तो इस त्रिभुज में ये कर्ण है, ये हमारा आधार है और ये लंब है। आप चाहें तो डायरेक्ट यही वैल्यू लेके आसानी से आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ऊंचाई बराबर आप जानते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी ये लंब किसके बराबर हो जाएगा? ये लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के बराबर। इसको आप सॉल्व करेंगे, नो डाउट आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक चीज कुछ ऐसा, इसका रेशियो यदि लिया जाए तो देखते हैं इसका रेशियो क्या आता है। 2 8 16 और ये कितना आ रहा है 17। तो बच्चों आप यदि याद किए हैं समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट तो आप याद करिए 8 15 17 जो है समकोण त्रिभुज की भुजा होती है और बहुत ही फेमस भुजा है। तो आइए मैं देखता हूं कि 8 16 बन गया, 17 34 बन गया, तो 8 17 निश्चित रूप से ये 15 होना चाहिए। तो 15 को भी क्या बनना चाहिए? 15 को क्या बन जाना चाहिए? सब दोगुना है तो ये भी बनना चाहिए 30, यानी इसकी हाइट पता चल गया हमारा कितना 30। इसका आयतन निकालना था तो शंकु का आयतन 1/3 पाई का मान, अच्छा 22/7 तो रखना नहीं है, पाई नहीं है, बहुत अच्छी बात। 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कितना बच्चों 16 गुना 16, 1/3 आर स्क्वायर एच कितना 30, 3 से कटा दीजिए कितने बार में 10 बार में, 16 के स्क्वायर 256 यानी 2560 पाई। आंसर कौन सा बच्चों? बी फॉर दैट। स्टार्ट। दिस इज योर 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों। देखो क्या कर रहा है। 11 एम पर वैष्णव स्थान ए से स्थान बी के लिए प्रस्थान करता है और 2 पीएम पर सुमन स्थान बी से स्थान ए के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके बीच की दूरी 516 किलोमीटर है। यदि वैष्णव की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है और सुमन की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये किस समय एक दूसरे से मिलेंगे, है ना? तो टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा सवाल, और किससे रिलेटेड सवाल है बच्चों? सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड से सवाल। आइए, 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितना बता रहे हैं? 516 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? 516 किलोमीटर। इधर से जाने वाले की गति कितना है? 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और उधर से आने वाले की स्पीड क्या बता रहा है? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट, एक इधर से यहां जा रहा है और एक दूसरे से। राइट बच्चों, लेकिन ध्यान दीजिए ये 11 बजे चला है जबकि ये कितने बजे चला है? 2 PM में चला है। 11 और 2 के बीच मतलब कितने घंटे का फासला? तो 3 घंटे का फासला। इसका मतलब ये 3 घंटा तो अकेले चला। जैसे ही 2 बजा होगा तब फिर उधर से वो भी चलना शुरू किया। इसका मतलब 3 घंटे में कितना दूरी तय कर लिया? तो आप कहोगे 44 गुणा 3 यानी किसके बराबर? 132 के बराबर। तो 516 में 132 चल लिया बच्चों, तो बचा कितना? 11 में 3 8 यानी 384 किलोमीटर और बचा। ये दूरी समझिए यहाँ कितना बचा हो? 384 किलोमीटर चलना और बाकी था। यानी 3 घंटा चलने के बाद बच गया होगा 2, और 3 घंटे में 132 चल लिया तो रेस्ट दूरी और कितना बचा? 384। अब जैसे ही 2 बजा उधर से वो भी गाड़ी खुली, यानी गाड़ी का है मतलब एक आदमी है वो भी उधर से चलना शुरू कर दिया। अब जो ये दूरी तय होगा 384 जो दूरी तय होगा ये सापेक्षिक चाल से तय होगा, है ना? एक दूसरे के जब अपोजिट चले तो दोनों का सापेक्षिक चाल क्या होगा? जुट जाएगा। तो दोनों को जोड़िए, 52 और 44 यानी कितना बच्चों? 96। यानी ये दूरी वो लोग किस स्पीड से तय कर लेगा? 96 की गति से। यानी ये 4 बार में कैंसिल, यानी पता चला 4 घंटे में क्या होगा? मिल जाएगा। तो पूछा था कितने बजे, तो बजे निकालने के लिए हमेशा बच्चों ध्यान रखना जो बाद में चला उसके टाइम में जोड़ा करिएगा। बाद में कौन चला था? सुमन चला है ना शायद 2 बजे,
तो 2 में जोड़ा करिए, जो बाद में चले हमेशा उसमें जोड़ा करिएगा, है ना। तो 2 में 4 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 6, यानी 6 बजे शाम में वो पहुंच जाएगा। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ये कहता है प्रसाद प्रत्येक 18,000 रुपये में 12 टीवी सेट खरीदता है और 259,200 रुपये के कुल मूल्य पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों, लाभ या हानि प्रतिशत जब भी पता करना हो तो क्या तरीका है? यदि आप एक वस्तु खरीदते हैं तो जितने रुपये में आपने एक वस्तु खरीदा, एक ही वस्तु का आपको क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए। यानी जितने वस्तु का क्रय मूल्य उतने ही वस्तु का यदि विक्रय मूल्य आपको पता चल जाए तो आप प्रतिशत लाभ और हानि आसानी से बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रतिशत में जब आप हानि और लाभ बताना चाहते हैं तो बेहतर हो कि आप उसका रेशियो पता कर लें। सीपी और एसपी का यदि रेशियो भी आप पता कर लेंगे तो यहां से भी आप प्रतिशतता बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कहता है कि 18,000 रुपये में 12 टीवी सेट खरीदा, राइट। यानी 12 टीवी नहीं, प्रत्येक इतने रुपये में, यानी एक का दाम है कितना? 18,000, और इस तरीके से उसने टोटल कितना टीवी सेट खरीद लिया? 12 खरीद लिया, राइट। और सभी को उसने बेच दिया कितने में? 259,200। तो इस तरह से पूछ रहा है बताओ लाभ और हानि का प्रतिशतता क्या है। तो बच्चों कुछ नहीं करो, देखो आप देखो तो एक टीवी का क्रय मूल्य क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे 18 पर 30, यानी 18,000, राइट। और एक टीवी का विक्रय मूल्य पता करते हैं तो 12 को उसने इतना में बेच दिया, तो एक को कितने में बेचा होगा ये निकालने के लिए आप 12 से भाग लगा दीजिए। तो 12 दूनी 24, 1 19, 12 इकाई 12 यानी 7, 12 छके 72, 00 से 00 कटा दीजिए बच्चे, है ना। और इसे आप कटा दीजिए 6 × 18, 3 36, 6 5 30 से जाके रेशियो मिल गया हमें सीपी और एसपी का। ये किसका रेशियो मिल गया? सीपी और एसपी का। यानी 5 में खरीदे 6 में बेचे, फायदा कितने का? 1 का। तुलना 5 से और गुणा 100 कर लीजिए, यानी कितना परसेंट? 20%। यानी आपको फायदा कितने का हो रहा है? फायदा कितने का हो रहा है बच्चों? फायदा हो गया आपको 20% का। ओके बच्चों, आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कहता है कोई व्यक्ति एक साथ रेडियो और टीवी सेट 30,400 रुपये में बेचता है। फलस्वरूप रेडियो पर 25% और टीवी सेट पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। उन्हें एक साथ 30,700 रुपये में बेचकर वह रेडियो पर 10% और टीवी सेट पर 25% का लाभ कमाता है। तो कहता है रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। देखो बच्चे, हम लोग इस सवाल को क्या करते हैं ना, मान लेते हैं कि रेडियो का क्रय मूल्य x है और टीवी का क्रय मूल्य मान लेते हैं y है, राइट। पहला केस देखो, रेडियो पर 25% लाभ और दूसरा केस में रेडियो पर 10% लाभ। पहले केस में टीवी पर 10%, जबकि दूसरे केस में टीवी पर कितना हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। यदि हम दोनों को घटा दें, है ना, तो देखते हैं यहां से हमें क्या रिलेशन मिलता है। आप देखिए दोनों ही विक्रय मूल्य का अंतर देखिए तो कितना हो रहा है? 300 रुपये का। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो रहा है? 300 का। तो चलो बच्चे पहले आप निकालो कि अंतर कितना। माना कि पहला क्रय मूल्य x, मतलब रेडियो का क्रय मूल्य x और टीवी का क्रय मूल्य हमने मान लिया है y, ओके। तो पहला केस में देखा जाए तो इस पर कितने रुपये का लाभ हुआ? तो आप कहेंगे 25%, है ना। कितने का? 25%। और दूसरे केस में देखा जाए, दूसरे केस में रेडियो पर कितना? 10%। तो अंतर कितना? यदि हम दोनों को घटा रहे हैं तो, है ना, यानी कैसे घटा रहे हैं आप ऐसे समझ लो। देखो पहला केस में रेडियो पर 25% लाभ, दूसरे केस में टीवी का मूल्य हमने y मान लिया, तो y पर कितने % का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, ओके। तो पहला केस में आपको इतने ही रुपये का लाभ हो रहा होगा। दूसरे केस की यदि बात करिए तो दूसरे केस की बात करेंगे तो आप कहेंगे x पर कितना? 10% और फिर y पर कितना? तो आप कहोगे कितना? 25%, है ना, जस्ट अपोजिट। तो दूसरे केस में इतना का लाभ और पहले केस में इतना का लाभ, है ना।
जरा दोनों को घटा दिया जाए। तो दोनों को घटाएंगे तो देखो 25 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा बच्चे, 25 और 10 का अंतर हो जाएगा आपका कितना, यानी 15 कह सकते हैं। x का कितना परसेंट, 15%, राइट। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा घटाना हम लोग को उल्टा चाहिए, क्योंकि ये विक्रय मूल्य ज़्यादा है और ये विक्रय मूल्य कम है ना, यानी इसको पहले लिखना है और इसको बाद लिखना है बच्चों। अब हम मिटाएंगे नहीं, यहीं से आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, यानी ये दूसरे केस में ज़्यादा लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये रुपया ज़्यादा होगा, ये रुपया कम होगा, तो बड़े में से छोटे को घटाना है। तो जब दोनों को घटाएंगे तो देखो क्या हो रहा है, y 25 और यहाँ y 10, तो 25 और 10 का अंतर कितना, 25 माइनस 10 बराबर कितना, 15, यानी y का 15%। और फिर यहाँ देखिए x का 10% और यहाँ माइनस x का 25%, यानी माइनस x का कितना परसेंट, 15%, राइट। तो दोनों को जब घटाए तो आपको ये रिजल्ट मिला है ना, और यही रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए, तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 300 के बराबर। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 300। बच्चों यहाँ से 15% जब कॉमन लेंगे तो 15 से ये कटा दो तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स, 15 दूनी 30, 20 बार में, और प्रतिशत जब नीचे 100 आएगा उसको उधर भेजेंगे तो 00 गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें y माइनस एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, 2000 मिल रहा है, राइट बच्चों। और इसको आप बहुत फास्ट कर सकते हो, समझाने के लिए मैं सारा चीज़ लिख रहा हूँ, है ना। आप डायरेक्ट कर सकते थे, 25 और 10 का अंतर, 25 और 10 का अंतर 15 ही होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो डायरेक्ट आप ये लाइन लिख सकते थे। चलिए कोई बात नहीं। तो y माइनस एक्स का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, 2000, यानी क्रय मूल्य जब आपने रेडियो का x माना और टीवी का y माना तो यहाँ से एक समीकरण हमें पता चल गया। अब यदि x और y में एक और समीकरण यदि बना लें तो शायद उसको सॉल्व करके हम लोग बड़ा आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो पहला वाला डाटा से ही एक बार हम फिर समीकरण बनाते हैं। तो पहला वाला डाटा देखिए क्या कह रहा था, कहता है बच्चों कि टीवी जो है वो कितने परसेंट लाभ पर, 10% लाभ पर बेचा। टीवी आपने y माना था तो y 10% लाभ, यानी यहाँ से आपने इसको कितने में बेच दिया, 110% पर। फिर आपने रेडियो का क्रय मूल्य x माना है और रेडियो को कितने परसेंट लाभ पर आपने बेचा, रेडियो को 25%, यानी 125%, इतने में बिका। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इतने में ही बेचा आपने, और इसका विक्रय मूल्य कितना, तो 30,400, 30,400, यही होना चाहिए। बस इस दोनों को सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना है, आंसर तैयार है। अब जरा ध्यान दो कैसे, थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करिए और थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रतिशत जब हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा और 100 इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 00। हमें x का वैल्यू निकालना है, हमें क्या करना है, x का वैल्यू चाहिए। तो कोशिश करें y को कटाने का। y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 110 है, कैसे कटेगा, इसको 110 से, यानी पहले वाले समीकरण को 110 से गुणा करके घटा दीजिए, है ना। तो समझिए ये हमारा क्या हो गया, साफ हो गया, राइट बच्चों। अब ये माइनस 110 गुणा होगा तो दोनों तरफ गुणा होगा, ये माइनस 110 और आपने क्या किया है, दोनों को घटाया है, तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस 125, माइनस 110 माइनस 125, यानी घट के कितना हो जाएगा, माइनस 235x, माइनस 235x बराबर। और यहाँ जब आपने 110 से गुणा किया तो इस दोनों को जरा घटा लेते हैं बच्चों, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 304,123, है ना, 1 2 3 4, और 110 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 पर 4 0, कितना होगा, 22 पर 4 0, राइट बच्चों। इसको जरा घटाओ तो कितना आता है, 0 0 0 0, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 2 गया 8, यानी 282, और चिन्ह इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस, है ना, क्योंकि छोटे में जब बड़े को घटाएंगे तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस। माइनस से माइनस की कहानी कैंसिल करिए, और ये देखो बच्चे किससे कटने के लिए तैयार है। तो ऐसा लग रहा है आप दिमाग यदि लगा सकते हो, 5 से कटाओ तो देखते हैं क्या होता है। तो आप कहोगे 5 चौके 20, 3 5 7 35, और इधर कटाओ 5 25, है ना, 5 25, 3 5 6 30, 2 और 5 चौके 20, राइट बच्चों। अब दिमाग लग रहा है कुछ। 7 से यदि देखा जाए 12, बरसते 84, 2 से गुना करने से 4 इकाई अंक मिल रहा है, यानी 12 लगा दे, बरसते 84, 8 बच्चों का 48, 8 56, यस, यानी ये कितने बार में कट गया, ये 12 बार में, यानी आंसर होना चाहिए 12,000, यानी सी नंबर ऑप्शन
द बेस्ट क्वेश्चन, नो डाउट। चलो बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्या कर रहा है। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे, 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। यानी किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे, जितने भी लड़के अपियर हुए उन लड़कों का 60% और जितनी भी लड़कियां अपियर हुई उन लड़कियों का 75% क्या हो गई, पास हो गई। लड़कियां टोटल कितनी पास हुई उसकी संख्या भी दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल लड़के कितने फेल हो गए। आइए देखो बच्चे, यहां पर सबसे पहले देखा जाए तो ये संख्या किसका दे रखा है, ये संख्या लड़कियों का अनुत्तीर्ण का यानी फेल होने वालों की संख्या दे रखा है ना। यदि लड़के उस एग्जाम में 55% अपियर हुए थे तो लड़कियां कितनी अपियर हुई होगी, 45%। इतनी लड़कियां अपियर हुई परीक्षा में और जितने भी परीक्षा में बैठी उसे 75% पास कर गई तो फेल कितना करी होगी, जितना अपियर हुई उसका 25% फेल कर गई होगी। और उसी की संख्या कितना दे रखा है, 315, यानी ये बराबर हो गया 315 का। अब लड़के कितने अपियर हुए थे, तो लड़के 55% अपियर हुए थे। जितने भी अपियर हुए उसका 60% यदि पास कर गया है तो फेल कितना हुआ होगा, 40%। तो इसका वैल्यू आप निकाल दीजिए, है ना। इसी को सॉल्व कर लीजिए, इतना गुणा इतना बटे इतना करके सॉल्व करिए। 315 गुणा 55 गुणा 40 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज 45 गुणा 25, है ना। इसे सॉल्व कर लो बच्चों, तो कटा देते हैं, 45 कटा दें और 5 से 11 बार में कट गया ये 9 से कटेगा, यस 9 तिया 27, 4 9 पचे 45, 35 बार में और पचे 25, 5 अठे 40 और 5 सते 35, है ना। तो 11 अठे 88, 88 गुणा 7, 7 अठे 56, बाकी 5, 7 अठे 56, 56 और 5 61, यानी कौन सा 616, राइट बच्चों, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 नंबर प्रश्न को देखा जाए, ये क्या कहता है। कह रहा है कोई व्यक्ति भौतिक विज्ञान, बड़ा ही लंबा चौड़ा भाषण दिख रहा है। कोई व्यक्ति भौतिक विज्ञान की 10 किताबें और रसायन विज्ञान की कुछ किताबें ऑर्डर करता है। रसायन विज्ञान की किताब का मूल्य भौतिक विज्ञान की किताब के मूल्य से दोगुना है। बिल बनाते समय गलती से क्लर्क भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या को प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे बिल में साढ़े 12% कमी हो जाती है। मूल क्रम में भौतिक विज्ञान की किताबों की संख्या और रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। आजा बच्चे, मैं मान लेता हूं कि भौतिक फिजिक्स जो है वो शुरुआत में कितना किताब खरीदा था, x किताब, राइट। सॉरी, वो तो संख्या दे रखा है ना ऑलरेडी। फिजिक्स का संख्या कितना दे रखा है, फिजिक्स की संख्या कितना दे रखा है, 10, ओके। तो फिजिक्स का 10 दिया। केमिस्ट्री का शायद नहीं पता है, केमिस्ट्री का शायद नहीं पता है। रसायन की कुछ किताबें, तो कितना किताबें नहीं पता, तो मान लेते हैं x किताबें, राइट बच्चों। ये संख्या हुआ, ये क्या है, दोनों ही किताबों की संख्या, ओके। फिर दोनों का मूल्य की चर्चा किया गया है। देखिए मूल्य के बारे में क्या कहा, कहता है भौतिक विज्ञान की किताब के मूल्य से दोगुना है। किसका, रसायन विज्ञान की किताब का मूल्य भौतिक विज्ञान की किताब के मूल्य से क्या है, दोगुना है। यानी फिजिक्स का दाम 1 है तो केमिस्ट्री का क्या है, सॉरी उल्टा तो नहीं लिख दिया, रसायन विज्ञान की किताब का मूल्य भौतिक विज्ञान की किताब के मूल्य से दोगुना है। बिल्कुल सही है। आइए, तो एक्चुअल बिल यदि हम लोग बनाएंगे तो बिल कितना बनेगा। फिजिक्स का आपने 10 किताब खरीदा और एक किताब का दाम 1, तो 10 किताब का दाम 10 गुणा 1। केमिस्ट्री का आपने x खरीदा था और एक किताब का दाम 2, तो यहाँ से टोटल दाम कितना, 2x। दोनों को जोड़ दें तो यही बिल बनना चाहिए था। लेकिन क्लर्क देखिए गलती क्या कर दिया, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या को प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब भौतिक विज्ञान के जगह फिजिक्स और फिजिक्स के जगह भौतिक विज्ञान की जगह रसायन और रसायन की जगह क्या कर दिया उसने, भौतिकी कर दिया। मतलब जस्ट उल्टा हो गया। मतलब समझिए फिजिक्स 10 खरीदा था, वो समझ लिया फिजिक्स x खरीदा था। तो जब x खरीदेगा तो उस हिसाब से क्लर्क जब गलती करेगा तब उससे कितना बिल बनेगा, तो यहाँ x आएगा x गुणा 1 दैट इज x, यहाँ 10 आएगा 10 दूनी 20, यानी गलती करने पर ये हिसाब बनेगा, यानी ये मूल्य बनेगा, जबकि एक्चुअल मूल्य ये बनना चाहिए था, है ना।
तो देखो बच्चों, अब इस दोनों में लास्ट में रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है? तो यहाँ पे कहा जैसे ही करता है जिससे बिल में 12.5% की कमी हो जाती है। बिल में क्या हो गया? 12.5% की कमी हो गई। यानी ये जो बिल था, इस ओरिजिनल बिल में क्या हो गया? 12.5%। 12.5 का मतलब होता है 25/2, है ना। इसको जरा फ्रैक्शन में लाएं तो कितना आ रहा है? 1/8। 4 बार में कट गया, 1/8। कमी मतलब 7/8। इसमें 12.5% की कमी कर दीजिए तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? इसी के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिनल बिल से कितना परसेंट कम हो चुका है? 12.5%। तो इसमें 12.5% की कमी की है तो इसके बराबर हो जाना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से हमें एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। जरा सॉल्व करते हैं बच्चों। 7 से गुणा करेंगे, ये 70 + 7 दूनी 14x बराबर कितना हो जाएगा? 8x + 160, है ना। 8x और 14x, इसका अंतर कितना बच्चों? 14 में 8 गया, 6x = राइट। और 160 में 70 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 90। कितना? 90। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 15। यानी समझ में आ गया कि केमिस्ट्री की किताब हम लोगों ने कितना खरीदा था? 15। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3, 2:3। यानी आंसर कौन सा? बी फॉर बिहार। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कर रहा है। किसी व्यक्ति ने अपने 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु वाले 2 पुत्रों में इतने रुपये की राशि विभाजित की। दोनों पुत्रों ने अपने अपने हिस्सों को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धनराशि मिली हो तो छोटे पुत्र ने कितनी धनराशि ब्याज पर निवेश की थी, है ना। सवाल तो नो डाउट बच्चों बढ़िया है। मैं चाहूँगा कि आप तमाम बच्चे इस सवाल को ज़रूर पहले खुद से बनाने की कोशिश करिए, ना बने तब आप ज़रूर वीडियो को विजिट करिए। आइए, मैं मान लेता हूँ कि छोटे पुत्र ने x रुपया निवेश किया था जबकि बड़े पुत्र कितने? y रुपया निवेश किया। ओके, छोटा 13 वर्ष का है और बड़ा 15 वर्ष का है। तो कहता है जब 18 साल की दोनों की आयु होगी तो दोनों का धन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आइए, 13 वर्ष से 18 होने में छोटा वाला का धन कितने साल के लिए लगा रह गया? तो आप कहोगे 5 साल। 13 वर्ष का है वो और 18 साल तक में उसका धन तो 5 साल तक के लिए निवेश हो गया और 10% के रेट पर दिया है तो 5 नहीं 50, यानी 50% उसका ब्याज बन गया। तो उसका धन अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा? 150%। 50% तो ब्याज ही थे। उसका धन क्या हो जाएगा? यानी उसका मिसधन क्या हो जाएगा? तो मूलधन अपने आप में 100, ब्याज बन गया 50, हो गया टोटल धन 150%। तो छोटे वाले का धन ये हो गया। बड़े वाले के बारे में सोचिए। बड़ा वाला अभी 15 का है, 18 होने में उसे कितना वर्ष लग जाएगा? उसे 3 वर्ष लगेंगे। तो 3 वर्ष तक उसका धन लगा रहा ब्याज पर। तो 3 वर्ष में टोटल ब्याज कितना बनेगा प्रतिशत में? तो आप कहोगे 10 या 30%, है ना। तो 30% ब्याज बना तो इसका धन कितना हो जाएगा? तो 130% हो जाएगा। और दोनों ही धन क्वेश्चन में कह रहा है 18 साल में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसका रेशियो जरा ले लें तो x और y का हमें रेशियो मिल रहा है बच्चों कितना? 13:15। ओके, यानी दोनों के धन का रेशियो पता चल गया। अब देखो क्या कर रहा था, आपसे लास्ट में पूछा है छोटे पुत्र ने कितनी राशि ब्याज पर निवेश की थी। तो उसको बांट दीजिए ना इस रेशियो में, है ना। 145,600। इसका छोटा वाला का हिस्सा क्या होगा? तो 13 दोनों मिलके कितना हो रहा है? 28, है ना। छोटे वाले का क्या है हिस्सा? 13/28। तो जितना भी मूलधन था उसका 13/28 दे दीजिए उसको। 7 से कटाओ तो बच्चे 7 चौक 28 कटेगा और ये 7 से कटाएंगे 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, है ना। और 4 से कटा लीजिए तो 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 5200। 13 से गुणा करो तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बाकी 2, 13 पचे 65, 65 2 67। यानी 67600 कहाँ दिख रहा है बच्चों? सी। आंसर क्या होना चाहिए? सी। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कर रहा है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, पहली संख्या का मान ज्ञात करें, है ना। देखो बच्चों, मान लेते हैं उस सातों में सबसे छोटा सम संख्या क्या था? x था। तो आप जानते हैं सम संख्या 2-2 के अंतर पे चलता जाएगा, है ना। 2-2 के अंतर पे चलेगा। तो 7वां संख्या जब लिखना हो तो क्या होना चाहिए? 7वां संख्या हो जाएगा x प्लस 7 में 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 6। 2-2 के अंतर पे चल रहा है, 6 दूनी 12। यानी 7वां नंबर आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो, है ना। ये कैसे लिखे? तो आप एपी का TN का फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्या होता है? a + n - 1 × d। यानी फर्स्ट टर्म आपने x माना,
है ना। तो आप लिखने जा रहे हैं 7वां टर्म, 7 में 1 घटाएंगे 6, कॉमन डिफरेंस 2 का 6 दूनी 12 यानी x प्लस 12 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब एक सीरीज कुछ खास अंतर पे चल रहा हो तो एवरेज निकालने का क्या तरीका है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। और ये एवरेज मिल गया 7 का, और 7 का एवरेज क्या दे रखा है 36। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे 2x प्लस 12 बराबर 36 दूनी कितना 72। 2x बराबर 72 में 12 घटा दो बच्चे कितना 60, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया हमें 30, यानी आंसर क्या होना चाहिए 30। और बच्चे इस प्रश्न को देखिए और समझिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। लेफ्ट साइड में इस डाटा के बारे में कुछ कहा गया है ना, और सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा। बच्चों इसे आप लोग पढ़िए, समझिए और कोशिश करिए खुद से बनाने का, है ना। और जब ना बने तब जरूर आप वीडियो को वॉच करिए। देखो क्या कर रहा है। 2015 से 2019 तक कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या और 2015 से 2019 तक कॉलेज बी द्वारा प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है ना। तो देखो बच्चों कुछ ऐसा ब्रेन लगाओ जिससे बहुत आसानी से बन जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्ट क्या करिए, ए और बी का अंतर निकालना शुरू करिए यहीं से। तो 200 और 150 का अंतर कितना, तो आप कहोगे कितना 50, ओके। फिर 180 और 220 का अंतर कितना, तो आप कहोगे -40, ओके। फिर बच्चों 200 और 180 के बीच अंतर कितना, तो आप कहोगे +20 का। फिर उसके बाद 150 और 100 के बीच अंतर कितना, तो आप कहोगे 50 का। और उसके बाद 170 और 270 के बीच अंतर कितना, -100 का, है ना। जरा इसका योग निकाल लीजिए कितना हो रहा है। तो +50 + 50 100 से 100 कट गया, ये कितना आ गया -20, है ना। ये टोटल डिफरेंस पता चल गया। और एवरेज पूछा था, एवरेज का डिफरेंस पूछा था। आप क्या करिए, जितना ईयर है 1 2 3 4 5 से भाग लगा दीजिए, आपका उत्तर कितना 4। माइनस से कोई लेना देना नहीं आपको, यानी आंसर कौन सा 4। राइट बच्चों। आज बच्चे क्वेश्चन 20 को देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कहता है यदि 12,500 रुपये को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करें, है ना। ये आपका किसका सवाल है, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का बच्चों। तो आइए बनाते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है ना। और मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन है 12,500, 12,500, ओके बच्चों। और रेट कितना है 12%। तो देखिए आपसे कितने वर्ष का पूछ रहा है, तो आपसे 1 वर्ष 4 माह का पूछ रहा है ना। तो पहले आप 1 वर्ष का जरा निकालिए। तो 12% का होल वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 तिया 25 यानी 28/25 कितना होना चाहिए, 28/25। समझ रहे हैं ना। 12% को फ्रैक्शन में लाएंगे ना, तो 12/100, 4 तिया 12 25, और यहाँ क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो होल वैल्यू कितना हो जाता है 28/25। जितने साल का पूछता है उतना बार हम लोग क्या करते हैं, सीधा गुना करते हैं। तो कंप्लीट 1 वर्ष है और उसके बाद 4 महीने का निकालना है। तो 4 महीना बराबर कितना साल बच्चे, 1 साल का तो आपने निकाल लिया। अब अगले 4 माह का जो निकालना है, तो 4 माह दैट इज कितना 4/12 यानी 1/3 साल। तो 1/3 को इसके साथ गुना करिएगा तो 4% यानी 4% का और निकालना पड़ेगा। 4% का होल वैल्यू कितना 26/25। इसे सॉल्व कर लीजिए। 25 × 5 = 125 और 25 दूनी 50, 20 बार में कट जाएगा। 28 दूनी 56 × 26 करके देखो तो कितना आ रहा है, 6 × 36, बाकी 3 6 × 5 = 30, 3 × 33, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 6 5 4 1 0 14, 560। आंसर कौन सा, डी। हाँ जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ, बहुत सारा नंबर दिया गया है और संख्याएं कर रहा है, आरोही क्रम में लिखी गई है और उनकी माध्यिका दिया हुआ है, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो माध्यिका के बारे में क्या आप जानते हैं, माध्यिका कैसे निकलता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपका दिया रहता है उसमें जो बीच वाले नंबर होते हैं वही क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है ना। तो जब असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी घटते क्रम और बढ़ते क्रम में ना दिया गया हो, तो सबसे पहले आप उसे या तो घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम में आप उसे सजाइए। सजाने के बाद जो बीच वाला नंबर होता है वही क्या हो जाता है, माध्यिका होता है। ऑलरेडी ये कार्य आरोही क्रम में है यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको दिया गया है, सजाने की जरूरत नहीं है। तो बीच कौन से होंगे जरा देखा जाए। टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। तो 10 में बीच कौन होगा, जब इवन नंबर की बात होता है तो उसमें 2 बीच बनेंगे। कौन बीच बनते हैं,
तो कैसे आप पता करोगे? 10 में 2 से भाग लगा दीजिए, यानी 5वां पद और उसका एक अगला छठा। जब कभी भी इवेन नंबर में संख्या हो बच्चे तो 2 बीच बनेंगे, है ना, यानी 5वां पद और छठा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां और ये छठा, ये दोनों बीच बनेंगे। तो कैसे निकालेंगे माध्यिका? जब 2 बीच बनेंगे तो उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो इसको और इसको जोड़िए, यानी 2x + 1 + 4x + 3, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाइए, माध्यिका मिल गया और उसका वैल्यू कितना दे रखा है? 77। आप x का वैल्यू बता दीजिए, यानी 6x + 3 1 4 बराबर 2 7 77 दूनी कितना? 154। तो 6x का वैल्यू 154, ये कितना हो गया बच्चों? 150, यानी 25 से कट गया, x का वैल्यू कितना आ रहा है हमें? 25। ओके बच्चों, आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखो क्या कर रहा है। दिनेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात 17:14 है। उसकी मासिक बचत 12,000 रुपये है। यदि उसकी मासिक आय में 10,000 रुपये की वृद्धि होती है और व्यय में 2,000 रुपये की कमी होती है तो उसकी आय और व्यय का नया अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है। आइए, इनकम उसका 17 है। इनकम कितना बता रहा है बच्चों? इनकम का रहा है 17 और उसका खर्चा कितना है? 14। 17:14। तो रेशियो में बचत कितना हो रहा है? 3 का। तो रेशियो में 3 का बचत और रुपया में कितना? 12,000 का। रेशियो 1 का मान कितना? 4,000। रेशियो 1 का मान कितना? 4,000। तो इसका मतलब उसका इनकम कितना था? 17 चौकी 68,000, राइट। और उसका व्यय कितना? 14 चौकी 56,000, है ना। 1 का मान 4,000, तो 17 का मान 17 चौकी 68 और 14 का मान 14 चौकी 56,000। ओके, अब कहता है उसकी मासिक आय में 10,000 की वृद्धि हो जाती है। मासिक में कितना हो गया? 10,000 की वृद्धि, ओके। और उसके व्यय में 2,000 की वृद्धि। व्यय में कितना? 2,000 की वृद्धि। ऐसा होने के बाद, है ना, कहता है नया अनुपात बताइए। तो ये 8 और ये 7, 0 0 3 0 दोनों तरफ से कैंसिल ही हो जाएगा बच्चों, रेशियो निकालना है तो, है ना। ये कितना हो रहा है? 58। इस दोनों का जरा रेशियो पता कर लो तो कितना हो रहा है? 2 से कटेगा क्या? 39 दूनी 78 और ये 29, है ना। 39:29 है, कहीं और कटेगा लगता है क्या? कहीं गड़बड़ हो गया लगता है। 58 2 3 6 2 नंबर सही तो कटा है, क्या गलती हो गया बच्चों? 3 बराबर 12,000, 1 बराबर 4,000, तो 17 चौकी 68,000 और 14 चौकी 56। ओके, मासिक आय में 10,000 की वृद्धि। ओहो सॉरी, कमी हुआ था। सॉरी बच्चों, सॉरी। यहाँ क्या हो गया था? कमी। मैंने दोनों जगह वृद्धि कर दिया ना, यहाँ क्या हो गया था? कमी हो गया था। सॉरी। तो यहाँ कमी करोगे तो कितना? 56 में 2 गया तो कितना? 54। तो 2 से 39 बार में कट गया और 2 से ये कट जाएगा कितने बार में बच्चों? 2 से 27 बार में ना, 27 दूनी 54। 3 से कट गया 13 बार में और 3 से कितने बार में? 9 में। 13:9 दिखना चाहिए। यस, आंसर कौन सा? सी। ओके बच्चों, और बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 को देखो क्या कर रहा है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई जहाज किसी निश्चित दूरी को इतने घंटे में तय करता है। समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उस जहाज की चाल कितनी होनी चाहिए? वेरी इजी। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चला तो किसी निश्चित दूरी को 5 दूनी 10 11 बड़े 2 घंटे में तय कर लिया, मतलब टोटल इतना दूरी तय किया होगा, है ना। कहता इसी दूरी को 4 ही घंटे में तय करना, तो उसकी चाल क्या होगा? तो 4 से भाग लगा दीजिए। 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 11 चौके 44, यानी 440 कहीं दिख रहा है। यस, ऑप्शन कौन सा बच्चों? बी। आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कर रहा है। 24वां प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, इसे जरा ध्यान से पढ़िए, समझिए, है ना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना, और यहाँ आपका सवाल है बच्चों। जरा मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को आप तमाम बच्चे एक बार खुद से देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए। जहाँ तक डाटा की बात है, आप लोगों को शायद दिखाई पड़ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। ये 200 है, ये 150 है, ये 180 है, ये 220 है, ये 200 है, ये 180 है, ये 150 है, ये 100 है, ये 170 है और ये 270, है ना। कहता है 2016 में कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या 2015 से 2019 तक कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है ना। तो चलो बच्चों, सबसे पहले किसकी प्रतिशतता पूछ रहा है आप? 2016 में कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदकों की संख्या, है ना। तो 2016 में ए कितना प्राप्त किया है देखो तो। 2016 में ए कौन सा है? ए है डीप वाला, है ना। तो 2016 में डीप कितना दिख रहा है? 180 दिख रहा है, ठीक है। इसी की प्रतिशतता बताना है।
तो किससे तुलना करना है, तो 2015 से 2019 तक एक टोटल कितना प्राप्त किया, इससे उसकी तुलना करना है। तो 15 से लेकर 19 तक का टोटल पता करो तो कितना हो रहा है। तो देखते हैं, ये 200 और 100 300, 300 और 200 कितना 500, 500 और 100 यानी 600, 600 और 100 कितना 700, 700 हो गया। और भी जो छोड़े हैं उसको बाद में जोड़ लीजिए, यानी हमारा यहाँ छूटा 80 और यहाँ छूटा था 50, 80 50 130, 130 और 70 कितना 200, यानी टोटल कितना हमें मिल गया 900। 900 से तुलना कर लीजिए, प्रतिशत पूछा था गुणा 100, 100 से 100 कटाइए, ये 20 बार में साफ, यानी ऑप्शन कौन सा 20% है ना। आज बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कहता है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1152 मीटर स्क्वायर है ना, कितना है 1152 मीटर स्क्वायर, और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की कितनी है 5/3 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 12 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए देखो बच्चे, आप जानते हैं कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2HL+B, 2H × L+B कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2H। H का मान कितना दे रखा है 12, L+B लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन दिया है, कहता है लंबाई इसकी चौड़ाई के कितना है 5/3, यानी लंबाई 5x तो चौड़ाई 3x, तो दोनों मिलके कितना 8x। 2HL+B, L+B दोनों को जोड़ दिए 8x, ये क्षेत्रफल हो गया। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर दे रखा है 1152 के बराबर। जरा इसे सॉल्व करो बच्चे, 12 से कटाओ तो कितने बार में 12 नमा 108, 7 12 6 72, 8 दूनी 16, 16 के कितना 96, 6 बार में कट गया, यानी x का वैल्यू मिल गया 6। आपसे इसके फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा था, यानी फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई 5x यानी 5 6 30 और चौड़ाई 3x यानी 6 तिया 18, 18 तिया 54, 540, यानी क्षेत्रफल क्या मिल गया बच्चों 540। यानी उम्मीद करते हैं हम तमाम बच्चे समझ गए होंगे। और बच्चों ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए, और उम्मीद करते हैं यदि आप कुछ सीख पा रहे हैं हमारे इस वीडियो से तो आप अपने दोस्तों तक भी जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।